क्या हो अगर आपको बिना खाना पानी के 2 दिन भी रहना पड़ जाए? जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल हो जाना है। आज हम जिसकी कहानी सुनने जा रहे हैं, कहानी ही नहीं वैसे हकीकत है ये, वो समुद्र में बिना खाना पानी के 438 दिन रहा। गाइस, 438 दिन। यह घटना है मेक्सिको के एक नौजवान होजे सिल्वाडोर की। होजे की उम्र 37 साल थी। 15 साल से वो मछली पकड़ने का काम कर रहा था। समुद्र में जाता, 2-3 दिन तक मछलियाँ पकड़ता और इसी से उसका गुजारा होता। 18 नवंबर 2012 को होजे सिल्वाडोर मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ। साथ में था उसका साथी जिसका नाम था कोर्डोवा। कोर्डोवा भी नया नया मछली पकड़ना सीख ही रहा था। अब होजे सिल्वाडोर और कोर्डोवा ये दोनों एक नाव में इनके मालिक की जो थी रवाना होते हैं। नाव कोई ज़्यादा बड़ी थी नहीं, 23 फीट की थी, ना ही कोई पर्दे या शेड थी कोई गर्मी से बचने के लिए। सो दूर से इसका दिख पाना भी बहुत मुश्किल। सो बेसिकली इनकी नाव पे कोई शेड या गर्मी से बचने के लिए कुछ था नहीं जिससे कि वो दूर से भी दिख जाए, ऐसा कोई साधन था नहीं, तो उससे उनका दूर से दिख पाना बहुत मुश्किल था। इनके पास जो सामान था वो था 16 गैलन पानी, 70 गैलन गैसोलीन, 700 हुक थे मछली पकड़ने के लिए, 900 किलोग्राम बर्फ, 3 चाकू, 1 मोबाइल, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जो कि वाटरप्रूफ नहीं था। इसके अलावा 2 टू-वे रेडियो जिससे ये अपने मालिक से संपर्क कर सके। साथ सिल्वाडोर और कोर्डोवा निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। पहले दिन ये काफ़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, दूसरे दिन भी काफ़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, तीसरे दिन तक इनके पास मछलियाँ हो जाती है 500 किलो। अब इन्हें लौटना था। समुद्र से किनारे की दूरी करीब 50 माइल थी जो कि किलोमीटर्स में 80 किलोमीटर होती है। 20 नवंबर 2012 को वापसी थी इनकी। किनारे से 50 मील दूर अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। अब तूफान काफ़ी तेज, काफ़ी ऊंची लहरें। अब इन लहरों और थपेड़ों के बीच सिल्वाडोर की नाव जो है वो फंस जाती है और ये थपेड़े नाव को उसके रूट से अलग कर देते हैं। जिस रास्ते इन्हें जाना था उससे ये लोग अब भटक जाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो इनकी मदद कर सकती थी, वो है जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। पर ये डिवाइस अब बंद हो चुका था क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और इनके वाटरप्रूफ ना होने की वजह से ये अब काम भी नहीं कर रहा था। अब बचा इकलौता रेडियो जो कि 50% चार्ज था। इन्होंने अपने मालिक से बात की। मालिक ने कहा कि भाई तुम अपने आसपास जो ट्रैकिंग डिवाइस है उससे पता करो। सिल्वाडोर ने कहा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। मालिक ने कहा कि अपने आसपास के देखो अगर कोई जहाज वगैरह कुछ दिखाई दे। सिल्वाडोर ने कहा यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और बात करते करते अचानक रेडियो भी बंद हो जाता है। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी इसकी। अब इन दोनों का संपर्क दुनिया से टूट चुका था। सिल्वाडोर और कोर्डोवा को अब ये भी नहीं पता कि भाई अभी इस वक्त वो किस जगह हैं और ज़मीन किस तरफ होनी चाहिए। कुछ ही वक्त बीता कि तूफान फिर से आता है। तूफान के थपेड़े फिर तेज़ होते हैं, फिर दोनों भटकते हैं और धीरे धीरे ये दोनों पूरी तरह से अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब इन्हें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है, कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। पर अभी तक कुछ सामान इनके पास बचा था खाने पीने का। चौथे दिन फिर तूफान आता है। इतना सामान होने की वजह से नाव डूब रही थी। अब जान बचाने के लिए इन्हें वो चीज़ ही फेंकनी पड़ती जिसके लिए वो यहाँ आए थे। जी हाँ, 500 किलो मछली को उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ता है। हालांकि ऐसा करके उन्होंने जोखिम भी ले ली। बीच समुद्र में शार्क मछलियाँ अक्सर खतरा पैदा करती है और इतनी सारी मछलियों की टो लेते हुए वो भी आ सकती थी। खैर, मछलियाँ फेंकी, फिर पानी फेंका, गैसोलीन फेंका। धीरे धीरे ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर सब कुछ पानी में फेंक दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब ये तूफान थमेगा तब उनको रास्ता मिल ही जाएगा और वो घर लौट ही जाएंगे। पर तूफान कश्ती का रुख इस तरह मोड़ चुका था कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनका रास्ता कौन सा होना चाहिए। अब वक्त बीतता है। धीरे धीरे दिन रात बीतते जाते हैं। ना ही किसी से संपर्क हो रहा है, खाने को कुछ बचा है नहीं, पानी लगभग खत्म हो चुका था। करते करते 10-15 दिन और बीत गए। अब खाना और पानी दोनों खत्म। अब जिंदा कैसे रहे? अब नाव
के आसपास जो मेंढक, मछली और समुद्र जीव आते, कुछ दिन उन्होंने वो पकड़ कर खाए और पीने के लिए समुद्र का पानी वो काम में लिया। अब समुद्र का पानी इन्होंने पिया तो सही, लेकिन समुद्र का पानी पिया तो नहीं जा सकता। गले में और पेट में दिक्कत होना लाजमी था, क्योंकि एक तो कच्चे मेंढक और मछली खा रहे हैं, उनको बनाने या पकाने का कोई इंतज़ाम है नहीं, ऊपर से समुद्र का पानी। थोड़ा वक्त और बीतता है। इस दौरान दूर कई बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं। इन दोनों को तो वो जहाज़ दिखाई दे जाते हैं, पर वो जहाज़ इन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि इनकी नाव पर कोई शेड, झंडा, तंबू वगैरह थे नहीं। दोनों चिल्लाए जितना चिल्ला सकते थे, पर आवाज़ पहुंचना नामुमकिन था। करीब ऐसे 40 से 50 जहाज़ गुजरे। धीरे धीरे 25 दिन गुजर गए। इन हालातों में कोरडवा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। अब उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था और ना ही पानी पिया जा रहा था। जब पानी पिया नहीं गया तो इन लोगों ने एक तरीका निकाला। इन्होंने ट्रेनिंग में सीखा था कि जब पानी ना मिले तब आप अपने यूरिन पर जिंदा रह सकते हैं। सो इन्होंने अपना यूरिन पीना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे चला, 30 दिन बीत गए। अब हालात और बिगड़ गए। अब कोरडवा की हालत बहुत बुरी हो चली थी, लेकिन होजे उसको हौसला देता कि भाई हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे, हौसला रखो। पर कोरडवा ने होजे से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना कि मैं उससे अब नाराज़ नहीं हूँ, पहले था अब नहीं हूँ। दरअसल कोरडवा अपनी माँ से नाराज़ था, क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उस शादी से कोरडवा गुस्से में था। होजे ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं और तुम तो मेरी माँ से कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने एक दूसरे से वादा लिया, लेकिन कोरडवा कम उम्र का होने की वजह से हिम्मत हार गया। 30 दिन बाद होजे देखता है कि कोरडवा का बदन में कोई हरकत नहीं है। कोरडवा अब मर चुका है। उसकी मौत के 4 दिन बाद तक कोरडवा की लाश से बात करता रहा होजे, उसी नाव में रखकर, क्योंकि आसपास मीलों दूर तक उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और उससे अब तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोरडवा उसे छोड़कर जा चुका है। 4 दिन वो मरे हुए कोरडवा को दिलासा देता रहा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। पर जब उसे एहसास हुआ कि ऐसे मरे हुए इंसान से बात करते रहने से तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और ऐसे मैं भी मर जाऊंगा, फिर वो खूब रोया और कोरडवा की लाश को नाव से समुद्र में फेंक दिया और तय किया कि आखिरी दम तक लड़ूंगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए जिंदगी ऐसे ही चलती रही, मछली, मेंढक खाना और यूरिन और समुद्र का पानी पीना। धीरे धीरे वो भी कमज़ोर हो गया। अब क्योंकि वो 15 साल से ये काम कर रहा था, तो उसे ये पता था कि दिन और रात की गिनती का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए, चांद को देखकर कैसे दिनों की गिनती लगाई जाए। वो अपनी नाव में निशान बना देता था। अब दिन महीने बने, महीने साल में तब्दील हुआ, पर ना तो कोई मदद ना कोई किनारा। एक रात जब वो अपनी नाव पर निडाल होकर लेटा था, तभी उसने बादलों की गरजने की आवाज़ सुनी। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी आई। उसे लगा कि शायद अब पानी पीने को मिले। अच्छा, आइस बॉक्स और खाली कंटेनर जो भी उसके पास थे, उसने उसका मुंह आसमान की तरफ रखा और उसमें पानी जमा होने लग गया। बारिश हुई, पानी गिरा और वो खुशी से पागल हो गया। अगले कुछ दिनों तक बूंद बूंद के हिसाब से वो पानी पीता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। कई बार उसने सोचा कि अब उसे कूद जाना चाहिए और कब तक लड़ूंगा इस समुद्र से। इस दौरान उसके साथ पाँव से मांस गायब हो गया, केवल हड्डियां बची थी। पैर सूज चुके थे, बाल दाढ़ी अजीब से बड़े हुए, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। धीरे धीरे वक्त बीता और उसके दिल में मायूसी घर करने लगी। अब उसे लगा कि अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। तब वो निढाल होने लगा। उसने फिर एक तरकीब सोची। उसने विजुअलाइजेशन का सहारा लिया। उसने इमेजिन किया कि वो एक बहुत बड़ा और रईस आदमी है। ये नाव मेरा बंगला है और मैं इसके गार्डन में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करूँगा। दूसरा, उसने ये भी बताया कि वो ये भी इमेजिन करता है कि उसके पास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं और वो उनसे फ्लर्ट कर रहा है। ऐसे
इमेजिन करने के सहारे भी कुछ दिन गुजरे, लेकिन कब तक। पहले से ज़्यादा कमज़ोर जो अब होज़े हो चुका था, अब उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अलावा इसके हताशा घर करने लगी क्योंकि कोई किनारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक दिन ऐसे ही निढाल पड़े पड़े वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके ऊपर आसमान में परिंदे चहचहा रहे थे। अपने एक्सपीरियंस से उसे ये भी पता था कि बीच समुद्र में परिंदे नहीं उड़ते। परिंदे वहीं उड़ते हैं जहां आसपास कहीं ज़मीन हो। उसे लगा कि शायद उसे ज़िंदगी मिल गई है फिर से, क्योंकि परिंदों का मतलब है किनारा कहीं आसपास ही है। वो उठा, अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि दूर एक टापू और पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अपना अंदर का सारा जोश उसने इकट्ठा किया, सारी ताकत समेटकर उसने टापू की तरफ चलना शुरू किया। पर किस्मत यहाँ भी उसका इम्तिहान लेने लगी। तेज हवाएं चली और नाव को टापू से दूर ले जाने लगी। उसने अपना पूरा जोर लगाया, फिर भी जब नाव समुंदर की तरफ ही जाने लगी तो उसने तय किया कि अब वो कूद जाएगा, क्योंकि अगर अब वो नहीं कूदा तो शायद कभी वो ज़मीन नहीं देख पाएगा। वो कूद गया। कूदने के बाद तैरता है, सारी ताकत लगाकर। पहली बार उसके कदम ज़मीन पर पड़ते हैं। ज़मीन पर कदम पड़ते ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतना दूर तैर कर आया था। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो जिस जगह पर है उस जगह का नाम है मार्शल आइलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है, और इस टापू के मालिक हैं एमी और रसल। यहाँ पर उनके नारियल के पेड़ थे। जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स समुंदर के किनारे उल्टा लेटा हुआ है, बाल बेतरतीब। वो उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये कहीं दूर समंदर से तैर कर आया है। फिर उसको पलटते हैं और देखते तो डर जाते हैं। उसके बाल, उसकी दाढ़ी, सारा हुलिया बदल गया था। हुलिया बदल गया क्योंकि पूरे 438 दिन बाद ही इसने ज़मीन पर पैर रखा था। इन 14 महीनों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ बची थी, मांस नहीं। आंखें अंदर धंसी हुई थी। जब वो करीब गए तो और देखते हैं तो पागलों की तरह बोलने लगता है अपनी भाषा में, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। ये बात बाद में एमी और रसल ने इंटरव्यू में भी बताई थी। वैसे वो कंटिन्यू बोलता रहा क्योंकि इंसान को बात करे उसे लगभग 13 महीने हो चुके थे। इसलिए उसने जब इंसान को देखा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला उसकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। वो बस बोलता गया। उसे बस अपने अंदर का वो निकालना था कि भाई बोलना है उसे किसी से, और वो बोलता रहा। उसके बाद पुलिस आती है। अब आती है शॉकिंग चीज़। जहाँ से होज़े चला था और जहाँ पर वो उतरा उसके बीच की दूरी थी 6700 माइल्स। किलोमीटर में अगर इसको अपन देखें तो ये है 8800 किलोमीटर। उसके बाद उसे हॉस्पिटल आइलैंड ले जाया गया। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ के मैक्सिकन एम्बेसडर को दी गई। उससे मिलने गए। फिर उसके ज़रिए कहानी पता चली तो फिर मीडिया को भनक लगी। हर एक शख्स सुनकर दंग रह गया कि कैसे एक इंसान 438 दिन समुद्र में रहा, कैसे उसने खाया, क्या पिया, और कैसे 8800 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर क्या था, उसकी कहानी भी हर तरफ फैल गई। जब वो ठीक हुआ तब इज्जत के साथ उसे मेक्सिको भेजा गया। करीब 15 महीने के बाद वो अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ से मिलता है। उसके तुरंत बाद कोर्डोवा की माँ के पास जाता है और सब कुछ बताता है उन्हें। कई न्यूज़ पर इसकी कहानी आती है। उसको बहुत पैसे भी मिलते हैं चैनल्स की तरफ से, लेकिन डॉक्टर्स ने जब उसका इलाज किया तो बोले कि उसके दिमाग में ये समुंदर, ये पानी, ये डर, ये अकेलापन घर कर गया है और अब वो इससे कभी भी नहीं उबर पाएगा। और कहा कि इसको कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि 13 महीने की जो दहशत है वो इसके दिल में बैठ चुकी है और अगर ये अकेला रहा तो इसके दिमाग पर कुछ भी असर हो सकता है। जनवरी 2014 में ये अपने घर लौटा। उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी होज़े को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब वो सोता है तो लाइट जलाकर सोता है, क्योंकि अंधेरे से वो डर जाता है। पानी देखकर उसे डर लगता है, समुद्र की तरफ जाता नहीं।
अब काफ़ी पैसा है उसके पास और साथ में एक डर भी है। ये घटना हमें बताती है कि इंसान चाहे तो किसी भी हालात में जीत सकता है, उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। यही विल पावर, यही जज्बा होजे के अंदर थी, वरना कैसे 438 दिन अकेला समुद्र में कोई कैसे जी सकता है? 8,800 किलोमीटर का सफ़र कोई कैसे तय कर सकता है? लेकिन किया, और इसीलिए आज हम उसकी कहानी यहाँ सुन रहे हैं, और इसीलिए उसको ये इतिहास हमेशा याद रखेगा।